हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा मेंस प्रोग्राम। 66th बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020 अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 को देखेंगे और अगर यह प्रश्न बीपीएससी या यूपीएससी में पूछ लिया जाता है तो उसे कैसे अप्रोच करेंगे यह भी देखने का प्रयत्न करेंगे। हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो सारी चीज़ें हम जो भी नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं न्यू शिक्षा नीति 2020 को क्या है इसमें खास बात और क्यों आखिर जरूरत पड़ी नई शिक्षा नीति 2020 की। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो इस शिक्षा नीति को नई राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है जिसको सभी के परामर्श से लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति अर्थात नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। और इसमें सबसे जो खास बात यह है कि इसमें सभी से सलाह मशवरा करने के बाद यह शिक्षा नीति को कंपाइल किया गया है। सभी कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट, कस्बा, गांव सभी से, इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, कस्बा, गांव मैक्सिमम अप्रोच किया गया है कि वहाँ से मतलब टू द ग्राउंड लेवल के व्यक्ति से यह एडवाइस लिया गया है कि आखिर जो शिक्षा हो वो किस तरह से हो। तो ये काफ़ी ही सराहनीय बात है कि कोई भी शिक्षा मसौदा तैयार करने से पहले इस तरह से जो एडवाइस लिया गया है, जो सलाह लिया गया है, ये काफ़ी ही सराहनीय बात है। तो हम देखने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले हम शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले शिक्षा क्या है और इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिसके मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक भी बनाया जाता है। तो ये था शिक्षा के, अगर आपको शिक्षा को डिफाइन करना है तो इस तरह से आप शिक्षा को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस रिपोर्ट को। वर्तमान शिक्षा नीति जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। तो ये तो कुछ पॉइंट रहे जिसको कि आपको दिमाग में रखना है बिफोर अप्रोचिंग द क्वेश्चंस। इसको आप यू कैन राइट इट डाउन आफ्टर डिफाइनिंग द एजुकेशन, यू कैन राइट इट डाउन इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। आप इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखने का प्रयत्न करेंगे स्कूली शिक्षा प्रावधान का क्या व्यवस्था किया गया है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से लेकर के 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशन, अब इसमें अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो इसमें क्या है कि 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज है जो पहला। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखने का प्रयत्न करेंगे इस 5 को एक एक कर हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये 5+3+3+4 क्या है। इसमें समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 5 को। ये क्या है 5 डाटा, इसको देखिए। ये क्या है, ये आपकी एज नहीं है, ये स्कूल रिटेंशन पीरियड है। आप 5 साल मतलब जो स्कूल में बिताएंगे। इसमें क्या है 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज रखा गया है। तो 5 को क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज को 5 को इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। 3 साल का इसको प्री प्राइमरी स्कूल, क्या है ये प्री प्राइमरी स्कूल, और 2 का 1 and 2, ग्रेड 1 and 2 जिसको आप पहला और दूसरा भी बोलते थे। अच्छा, इस स्टेज को से पहले जो हमारा था वो क्या था, डिजाइन जो हमारा 5+3+3+4 के डिजाइन से पहले हमारा था 10+2 का डिजाइन। ठीक है, जो इससे पहले हमारा डिजाइन था वो क्या था 10+2 का डिजाइन। इसको हटा करके अब क्या कर दिया जाएगा 5+3+3+4 का डिजाइन किया जाएगा जिसमें उम्र सीमा क्या होगी 3 से लेकर के 18 वर्ष होगी। तो इसका जो पहला 5 वर्ष है वो क्या है फाउंडेशनल स्टेज है, और फाउंडेशनल स्टेज में फर्स्ट 3 जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल होगा। अर्थात इसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्री प्राइमरी स्कूल में क्या है और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में क्या है।
अब देखिए प्री प्राइमरी स्कूल में क्या है, जिसको हम प्ले स्कूल बोलते हैं आज के समय में, गांव में तो ये प्ले स्कूल था नहीं, ठीक है, तो शहरों में ये ऑलरेडी चल रहा है। तो प्ले स्कूल फर्स्ट 3 जो आप जाएंगे, आफ्टर 3 ईयर जैसे ही स्कूल में आप एंट्री लेंगे तो फर्स्ट 3 यानी 6 वर्ष की एज तक आपका प्ले स्कूल ही चलेगा। उसके बाद जो है ग्रेड 1 अर्थात पहला और ग्रेड 2 अर्थात दूसरा, तो प्री प्राइमरी स्कूल जो होगा वो फर्स्ट 3 ईयर आप जैसे ही स्कूल में एंट्री लेते हैं 3 वर्ष के बाद, तो उससे पहला 3 वर्ष जो होगा वो प्री प्राइमरी स्कूल होगा। उसके बाद ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होगा। तो ये तो रहा पहला 5 वर्ष का कंसेप्ट। आई होप ये समझ गए होंगे 5 वर्ष का कंसेप्ट क्या है। एक खास बात यह है कि पहला 5 साल में जो आप स्कूल में पहला 5 साल अर्थात प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेड 2 तक कोई एग्जाम की प्रोविजन नहीं किया गया, अर्थात कोई भी एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, नो एग्जाम फैसिलिटी, ठीक है। फर्स्ट 5 जो प्लान है इसमें कोई एग्जाम का प्लान नहीं है, अर्थात प्री प्राइमरी और ग्रेड 1-2 में कोई एग्जाम की व्यवस्था नहीं की गई है। अब आगे समझते हैं। देखिए इस 5+3+3+4 को अच्छे से समझ जाइए। अगर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत इजी हो जाएगा। आप या इवन अगर आप किसी से चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर किसी से चर्चा कर रहे हैं, तो आप उसे समझाने में सक्षम होंगे। ये जरूरी नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है आप अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तभी ही समझें, क्योंकि ये जनरलाइज टॉपिक है, देन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या है इस जनरल टॉपिक का मर्म। अगला 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज जो है, अब अगला 3 को हम लेते हैं। फर्स्ट 3 आपने समझ लिया, अब अगला 3 को हम समझते हैं कि ये अगला 3 क्या है। अगला 3 वर्ष में इसको प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज के बाद जो है ये क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है। जनरली देखिए क्या होता था कि इस तरह की शिक्षा को डिजाइन करने की जो आवश्यकता थी, पहले क्या होता था कि जबरदस्ती स्कूल में जो स्कूल रिटेंशन पीरियड होता था वो कम हो जाता था, क्योंकि बच्चे जब जाते थे स्कूल में एक सर्टेन एज के बाद, तो वो क्या होता स्कूल में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि उनको अपना जो मन नहीं लगता था, वहाँ का माहौल से वो वाकिफ नहीं होते थे। इसीलिए अब उनको इस तरह की शिक्षा दिया जा रहा है, प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड 1-2, सो दैट प्ले अर्थात प्ले स्कूल, सो दैट वहाँ जाकर खेले और खुश रहे अर्थात हैप्पी रहे और उस माहौल को अडॉप्ट कर सके। अगर एक स्कूल में एडमिशन हो गया है तो उस स्कूल से वो वाकिफ हो सके, उसको जाने में दिलचस्पी हो स्कूल में। अगला 3 वर्ष का जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें क्या है, अब ये देखते हैं प्रिपरेटरी स्टेज को। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, इसमें आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक, ठीक है, क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक अगला है क्लास 3, 4 और 5, 3 साल आपको रहने हैं इसमें, 3, 4 और 5, ठीक है, क्लास 3, 4 और 5 में रहने हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक्टिविटी, जो एक्टिविटी पहला दूसरा में करवाया जा रहा है उसके साथ साथ स्टडी स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको इसमें पढ़ाई भी करवाया जाएगा। पहले आपने देखा फर्स्ट 5 में कोई पढ़ाई नहीं था, सिर्फ एक्टिविटी थी। अब जो है आपका एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट हो गया। लैंग्वेज की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें खास बात यह है, देखिए फर्स्ट ये जो 3, 4 एंड 5, क्लास 3, 4 एंड 5 और ग्रेड 3, 4 और 5 में लैंग्वेज की कोई बाध्यता नहीं है। आप मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को आप ले लीजिए जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड हो, जिसमें कंफर्टेबल फील करे, उसको आप उसमें एजुकेशन दे सकते हैं। सो देर इज नो कंपल्सन ऑफ लैंग्वेज अप टू दिस, जो 3, 4 और 5 तक है उसमें कोई भी बाध्यता लैंग्वेज का नहीं है। इसमें क्या है, 3, 4 और 5 में एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी है और एग्जाम की व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सो देर इज अ प्रोविजन ऑफ एग्जाम फ्रॉम 3, 4 एंड 5 क्लास, राइट। अब आगे देखते हैं अगला 3 साल क्या है। तो ये आपने समझ लिया, पहला 5 को समझ लिया, फिर दूसरा 3 को समझ लिया। अब अगला 3 को समझते हैं। अगला 3 में है 3 वर्ष का मध्य अर्थात उच्च प्राथमिक चरण, जिसको हम बोलते हैं ग्रेड 6, 7 और 8, अर्थात क्लास 6, 7 और 8 को अगला 3 में रखा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल स्टेज, 3 इयर्स फॉर मिडिल स्टेज। अब इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि सबसे पहले तो क्लास 6, 7 और 8 है इसमें, राइट। अब इसमें आपको दिया जाएगा कोडिंग वगैरह का जो कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स की प्रोविजन किया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको कंप्यूटर कोर्स क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात बच्चे अब यहीं से कोडिंग सीखना शुरू कर देंगे, जिसकी कोडिंग के थ्रू क्या होता है, बच्चे अपने जो आज ऐप यूज करते हैं किसी भी चीज़ को, गेमिंग या किसी भी चीज़ों को बुक करने के लिए या कुछ ले लीजिए, आप कोई भी ऐप तैयार करते हैं वो कोडिंग के थ्रू ही ऐप तैयार होता है। तो ये सारे जानकारी पहले लोग को क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज के रूप में लेते थे, अब एक वोकेशनल कोर्स के रूप में, कंप्यूटर कोर्स के रूप में क्लास 6 से ही ये चीज़ें सिखाई जाएगी। एडवांस लेवल तक नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा ताकि बच्चे यहीं से अपना जो भविष्य है वो बना सकें, वो उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। और इससे अच्छी बात है कि इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत, लाइक अगर किसी बच्चे को
कुकिंग करना है तो वो भी सिखाया जाएगा, सिलाई किसी बच्चियों को करना है वो भी सिखाया जाएगा। तो सारे जितने भी वोकेशनल लाइक ITI में जो वोकेशनल कोर्स होते हैं वो अब 6 से ही उनको सारी चीज़ें बताया जाएगा। अगर किसी को लोहार का काम पसंद है और उसको वो सीखना चाहता है तो वो भी क्लास 6 से ही स्टार्ट किया जाएगा। क्लास 6, 7 और 8 में जो है आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आपको मैथ, साइंस और आर्ट्स की सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाएगा। इसमें मैथ, साइंस और आर्ट्स भी पढ़ाया जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए इसको, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपको लिखने में काफ़ी ही आसानी होगी। सो आप अब तक ये समझे कि मिडिल स्टेज 3 ईयर का होता है, जिसमें क्लास 6, 8 से लेकर के 8 तक कंप्यूटर नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, मैथ, साइंस और आर्ट्स की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और इसको आप भारतीय लैंग्वेज के किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। जो पढ़ाई करने के गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी दिया गया है कि भारत की कोई भी भाषा में आप इसे पढ़ सकते हैं। अब अगला 4 को देखते हैं कि अगला 4 क्या है। ये अगला 4 में जो है वो 4 ईयर का, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि ग्रेड 9, 10, 11 और 12 की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? ग्रेड 9, 10, 11, 12, ठीक है, 9, 10 और 11, 12 ये 4 क्लासेस की व्यवस्था की गई है इसमें। अब खास बात इसमें क्या है कि इसमें कोई भी स्ट्रीम की फैसिलिटी नहीं है, राइट। पहले क्या होता था, आप 10वीं कर लिए, ठीक है, 10वीं हो गया भैया। अब 11वीं 12वीं के बाद क्या होता था कि कोई बच्चा साइंस ले लिया, ठीक है, कोई बच्चा आर्ट्स ले लिया, कोई बच्चा कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स वाला बच्चा साइंस नहीं ले सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा साइंस नहीं ले सकता था। ये एक बड़ा ही डिफिकल्टी वाली बात थी, जो कि इसमें जो है इस नई शिक्षा नीति में जिसको सुधार किया गया है। अगर कॉमर्स वाला बच्चा साइंस भी पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, साइंस वाला बच्चा अगर आर्ट्स को पढ़ना चाहता है, अगर साइंस वाला बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस वाले बच्चों को हिस्ट्री पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। सो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, राइट। अब उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं साइंस आप लिए हैं तो आपको साइंस ही पढ़ना है, आप ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ सकता है? अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है ना। ये तो मैटर ऑफ इंटरेस्ट है ना। अगर कोई बच्चा साइंस का बैकग्राउंड का है और उसको ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। अब ये फैसिलिटी जो है आपको नई शिक्षा नीति में किया गया है, तो ये काफ़ी ही अहम सुधार जिसको आप बोल सकते हैं इसमें ये है। सो मल्टीपल सब्जेक्ट, अर्थात इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सो देयर इज अ नो स्ट्रीम, अर्थात कोई भी बाध्यता नहीं है। दूसरी चीज मल्टीपल सब्जेक्ट का प्रावधान है। तीसरी चीज जो है इसमें जो 4 ईयर्स का जो माध्यमिक चरण है उसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात कोई भी जो लॉजिकल थिंकिंग होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सभी की प्रावधान किया गया है कि यहीं पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। ये वही स्टेज है जहां पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, एनालाइज करना है। इसके साथ ही आप फॉरेन लैंग्वेज भी कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 को में आप क्या कर सकते हैं? फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जिसको कि जनरली क्या होता था पहले फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, है ना, आपको स्पेशल कोर्स किया जाता था। अभी भी स्पेशल कोर्स किया जाता है, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन लैंग्वेज आप 9वीं क्लास से ही सीख सकते हैं। तो कितना ब्यूटी है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो ये आप अब समझ चुके होंगे कि जो 5+3+4 का जो डिजाइन है वो क्या है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आता है देन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शंस। हम फिर से इस 5+3+4 का सेपरेट वीडियो आपको बना के दे सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अगर आपको समझ में आया होगा देन वेल एंड गुड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चन को लिखेंगे, ये तो हुई बात समझने की। इसको भी आप मीन्स आंसर राइटिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, चूंकि हमने इसमें एक्सप्लेन करके नहीं दिया है, आपको समझाने का प्रयत्न किया है, देन यू कैन एक्सप्लेन इन दिस। चलिए तो अब हम देख लेते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था ये 5+3+4 का डिजाइन। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन अर्थात नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक के कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। अर्थात 2025 तक के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाएगी वो सबको डेवलप कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं भाषाई विविधता का संरक्षण क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, जो भाषा था उसको क्या प्रावधान किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कक्षा 5 तक की शिक्षा के में मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के एक माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। सो मैंने इस चीज़ को पहले ही
ऑलरेडी कवर कर दिया है कि कक्षा 5 तक के आपको मातृभाषा में सीखने का लिबर्टी दिया गया है। स्थानीय भाषा में सीख सकते हैं, रीजनल भाषा में सीख सकते हैं, इवन कक्षा 8 और उससे आगे भी प्राथमिकता दिया गया है कि आप मातृभाषा में सीख सकते हैं। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। देखिए, स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र को भाषा के चुनाव की बाध्यता नहीं होगी। अर्थात आप संस्कृत पढ़ सकते हैं या भारत के भाषाओं के जो 22 सब्जेक्ट्स हैं उसके कोई भी लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं, यह आपके पास ऑप्शन होगा। कोई भी भाषा आप पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन कंपल्सन नहीं होगा। आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि नहीं आपको इंग्लिश पढ़ना ही है, आपको संस्कृत पढ़ना ही है, आपको हिंदी पढ़ना ही है। नहीं, ये आपकी इंटरेस्ट पर है, रुचि पर है। तो ये प्रावधान है भाषाई विविधता के संरक्षण का प्रोविजन इसमें किया गया है। शारीरिक शिक्षा में क्या किया जाएगा? शारीरिक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है? विद्यालय में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट्स को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चों की शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम में भाग ले सके। ठीक है, तो आपको शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट्स को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चों का शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम में भाग ले सकेंगे। अगला देखते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार जो किया गया है उसको देख लेते हैं। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक, शैक्षणिक विषयों और पाठ्यक्रम पाठ्योत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। अर्थात कोई भी जो सब्जेक्ट होगा उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए उसको दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, तो आपको जो व्यावसायिक कॉमर्शियल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं उसको कक्षा 6 से ही शामिल किया जाएगा और एक इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग अर्थात NCERT, ठीक है, NCERT द्वारा जो आपके पाठ्यक्रम हैं, जो आपके रूपरेखा पाठ्यक्रम का होगा वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की तैयार की जाएगी, जो आपका करिकुलम होगा वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो भी एजुकेशन का जो करिकुलम होगा वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं को बदलाव किया गया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर और बहुकल्पीय प्रश्नों जैसे सुधार शामिल किए जाएंगे। अर्थात पहले क्या होता था कि 10वीं के बाद जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं था। ठीक है, तो 11वीं 12वीं में क्या होता था? पर एनम एग्जाम होता था। अब 11 का अलग से एग्जाम हुआ, 12 के अलग से एग्जाम हुआ। अब क्या किया जाएगा? सेमेस्टर वाइज, अर्थात साल में 2 बार किया जाएगा। अगर तो हो सकता है कि साल में 2 बार या 4 बार भी किया जा सके। तो इसमें सेमेस्टर वाइज आपके इवोल्यूशन होंगे। सपोज दैट साल में 2 बार किया जाता है, सेमेस्टर में मतलब 2 बार किया जाता है अगर, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट 6 का एग्जाम, सेकंड 6 का एग्जाम। ठीक है, तो इसमें आपके इवोल्यूशन, तो आपको शुरू से ही पढ़ने का मौका मिलेगा। ये नहीं कि एग्जाम आ गए, 11वीं की एग्जाम है उसके 2 महीना पहले हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे, नहीं। आपको सेमेस्टर वाइज इवोल्यूशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी व्यवस्था की जाएगी। आपकी जो राइटिंग जो है उसको मल्टीपल चॉइस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक जो इवोल्यूशन प्रोसेस होगा उसको परख नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इवोल्यूशन सिस्टम के लिए एक परख नामक एक नए असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। जनरली क्या होता है कि मार्किंग प्रोसेस में अलग अलग स्टेट में अलग अलग मार्किंग प्रोसेस होता है। इसको खत्म करने के लिए एक परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति में मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, छात्रों को जो मूल्यांकन है, छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार। अगर आपको बीच में कहीं भी समझ में नहीं आता है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको समझ में आता है, टॉपिक आपको समझ में आ गया, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के आपको हमारा प्रयास कैसा लगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। शिक्षण व्यवस्था संबंधित सुधार की अगर हम बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति किया जाएगा। अर्थात जो प्रमोशन है उनके एज पर द परफॉर्मेंस दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक अर्थात नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन
का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम जो डिग्री होगा वो न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। सो आपके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए होगा वो क्या होगा, बीएड डिग्री का होगा। आगे देखते हैं, अगला है उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान। क्या है हायर एजुकेशन से संबंधित, ये तो था आपको मिडिल एजुकेशन तक का। अब हायर एजुकेशन में क्या प्रावधान किया गया है, देखिए हायर एजुकेशन में भी काफी अच्छी प्रावधान किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उन शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो बोलते हैं उसको 26.3% जो वर्ष 2018 तक है 26.3%। आप देखिए काफी महत्वपूर्ण डाटा है जो आपको वर्तमान में 26.3% को बढ़ा करके 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात हायर एजुकेशन में जो लक्ष्य है वो उसको कितना कर दिया गया है 50%, वर्तमान के 26.3% से लगभग 2 गुना। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। अर्थात हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.3 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था को किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्या है इसको भी समझेंगे हम। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे और उन्हें अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी सिस्टम किया गया है ये। पहले क्या होता था कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप छोड़ दिए तो कोई उसका इवोल्यूशन नहीं होता था, कोई सर्टिफिकेट नहीं जाता। सेकंड ईयर में छोड़ दिए कोई इवोल्यूशन नहीं जाता, थर्ड ईयर में आप छोड़ दिए कोई इवोल्यूशन नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप जो भी एग्जाम देंगे उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज दैट आपने 1 वर्ष के बाद छोड़ा तो उसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष के बाद दिया देन एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3 वर्ष के बाद स्नातक छोड़ दिया और 4 वर्षों के बाद 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री का और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। ठीक है, तो पहला वर्ष में आपको ओनली सर्टिफिकेट, सेकंड वर्ष में एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर में आपको स्नातक का जो डिग्री होगा, ग्रेजुएशन का जो डिग्री होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 4 वर्षों में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको ये दिया जाएगा कि शोध के साथ स्नातक का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप समझ गए इस बात को? चलिए, नहीं समझे तो फिर से मैं समझा देता हूं आपको। आपने ग्रेजुएशन में एंट्री लिया, ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है अगर 4 साल का कोर्स है, देन फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा का दिया जाएगा, थर्ड ईयर में आपको क्या दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का डिग्री दे दी जाएगा। जनरली अभी जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो कितने साल का है, 3 साल का है, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर चौथा वर्ष तक आप कर लेते हैं तो उसमें आपको क्या है, शोध के साथ स्नातक, रिसर्च के साथ स्नातक का प्रोविजन किया गया है। अब ऐसा किस लिए किया गया है, क्योंकि देखिए अब जो नया पहले एमफिल का कोर्स होता था उसको अब खत्म कर दिया गया, अब कोई एमफिल की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों का प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की गई है। इसमें आप जहां से कहीं से भी पढ़ रहे होंगे आपको डिजिटल रूप में आपके मार्क्स वहां उपस्थित होंगे, सो दैट आप जहां लास्ट एग्जिट करते हैं वहां आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सके उसके इवोल्यूशन के आधार पर। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति में देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक नया प्रोविजन किया गया है जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का प्रोविजन अर्थात हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन HECI। ठीक है, HECI में क्या है, अब ये मेडिकल और लॉ को छोड़कर के सारी एजुकेशन को ये डील करेगा। किसको छोड़कर के, मेडिकल और लॉ को छोड़कर एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में काम करेगा। कौन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों को प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय की प्रोविजन किया गया है। कौन कौन से 4 निकाय हैं वो देखिए, 4 निकाय हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद अर्थात यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। दूसरा है सामान्य शिक्षा परिषद अर्थात जनरल एजुकेशन काउंसिल, या उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा और अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। तीसरा है राष्ट्रीय प्रत्यानन परिषद अर्थात नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NSC, यह संस्थानों के प्रत्यानन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों का आधारित होगा। अगला है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद अर्थात हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल में
यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। कौन सा वित्त पोषण का कार्य कौन करेगा? उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की भी, आखिर 1986 में ही अमेंडमेंट किया गया है तो उसकी भी चर्चा कर देना है। यहाँ बस संक्षिप्त में उसकी हम चर्चा कर देंगे मेंस लिखते समय। इस नीति के उद्देश्य को में असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातीय समुदायों के लिए शैक्षणिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इसमें जो 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें क्या था, असमानताओं के जो भी असमानता उसको दूर करने पर, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षणिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लॉन्च किया था। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू आप बोलते हैं, के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तारित किया। आज इग्नू भारत के कई शहरों में, भारत के कई क्या कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर अपनी इग्नू ने ओपन यूनिवर्सिटी के तहत अपना अप्रोच अर्थात पैठ न जमाया हो, और वैसे विद्यार्थी जो शिक्षा लेने में असमर्थ थे रेगुलर वाइज, वो आज शिक्षा ले पा रहे हैं। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। तो ये सारे फैसिलिटी थे किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 के तहत किया गया था। अब हम देखते हैं कि आखिर पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी? बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान अर्थात रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा में वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। ये सारे को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इनपुट कर सकते हैं। अगर हम नई शिक्षा नीति के संबंधित चुनौतियों की बात करें तो राज्यों का सहयोग, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम राज्यों का सहयोग देखेंगे। शिक्षा एक समवर्ती विषय है। समवर्ती विषय होने का मतलब यह होता है कि कोई भी इस पर कानून बना सकता है, चाहे राज्य बना सकता है या केंद्र बना सकता है। ठीक है, 3 तरह की सूचियां होती है, केंद्र आधारित सूचियां, राज्य आधारित सूचियां और समवर्ती विषय की सूचियां। तो इसमें समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्य के अपने स्कूल बोर्ड हैं। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसीलिए अधिकांश राज्यों के अपने एक स्कूल बोर्ड है। इसीलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के सामने आना होगा और साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद लाने संबंधी विचार का राज्य द्वारा विरोध हो सकता है। अर्थात जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने की जिसकी चर्चा की गई थी पीछे, उसका विरोध राज्यों के द्वारा हो सकता है। महंगी शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था को महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अगर क्रिटिकली एग्जामिनेशन की बात आएगा तो ये सब प्रश्नों को, ये सब पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। त्रिभाषा सूत्र अर्थात जो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज है ना, और मदर लैंग्वेज, ये सब जो त्रिभाषा सूत्र के सरकार पर जो है शिक्षा का संस्कृतिकरण कर रही है। फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन अर्थात रेगुलेशन जो मौजूद हैं, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षक पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन पर व्यवहारिक समस्याएं भी है। तो ये सारी चुनौतियां था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फाइनल में जो निष्कर्ष आता है वो यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व में अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को शिक्षक अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है, यूनिवर्सल बनाना है।
स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण और जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये तो था आपका निष्कर्ष और आज का हमारा टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। यू कैन ऑल्सो add your input in your mentions or writing. Thank you.